यह कहानी है एक ऐसी बदनसीब राजकुमारी की जिसका नसीब धीरे धीरे कैसे बदलता है। चलिए देखते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसका परिवार बहुत खुशहाल था और अभी तो महल में खुशियाँ दुगनी हो गई थी, क्योंकि रानी इस महल को वारिस जो देने वाली थी। धीरे धीरे करके महीने बीत रहे थे और आज वही दिन था जिसका राजा को कई दिनों से इंतजार था। आज राजा को उनका वारिस मिलने वाला था। राजा की धड़कनें तेज थी, वह बहुत उत्सुक था। राजा घबराया हुआ अपने ख्यालों में मग्न था। इतने में दाई राजा के पास आती है और कहती है, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन रानी नहीं बच पाई, मगर उन्होंने एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया है। राजा इस बात से बेहद दुखी होता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राजा दूसरा विवाह कर लेता है। एक साल बाद राजा की दूसरी पत्नी भी एक बेटी को जन्म देती है। रानी अपनी बेटी का तो बहुत ख्याल रखती थी, मगर राजकुमारी शौर्या के साथ बिल्कुल सौतेलों वाला व्यवहार करती थी। राजा दिन भर अपने कामों में ही व्यस्त रहता, कभी शिकार पर जाना तो कभी दरबार के कामों में ही उलझा रहता। यही सब के कारण उसे अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचारों का पता ही नहीं चल पाता था। और दूसरी तरफ रानी शौर्या को डरा धमका कर रखती थी, इसीलिए वह भी अपने पिता को कुछ नहीं कह पाती थी। रानी अपनी बेटी को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देती थी, वहीं शौर्या को वह रूखी सूखी तथा बासी रोटियां खिलाती थी। राजकुमारी शौर्या को इस बात से बहुत तकलीफ होता था, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। बस इसी दुखों के साथ राजकुमारी शौर्या का बचपन भी बीत जाता है। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी और उन्हें सारे दुखों की आदत हो चुकी थी, इसीलिए वह छोटी छोटी खुशियां ही ढूंढकर खुश रहती। राजकुमारी की सौतेली माँ उन्हें खुश देखकर बहुत चिढ़ती थी। उसने अपनी बेटी को तो लाखों जतन से रखा था, मगर फिर भी शौर्या की खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई थी। वह शौर्या को खुश देखकर बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वह बार बार शौर्या को तंग करने के बहाने ढूंढती थी। माँ, इसे हो क्या गया है? इतने दुखों में भी ये खुश कैसे रह लेती है? हाँ, मैं भी तो वही सोच रही थी। चलो इसकी खुशियों को दुख में बदलते हैं। वैसे मेला लगा है, तुम्हें मेले में जाने को मन नहीं है? हाँ माँ, बहुत है, लेकिन पहले उसे बता तो दे। हाँ चलो। उसके बाद वह दोनों शौर्या के कमरे में जाती हैं और वहाँ जाकर कहती हैं, सुनो लड़की, हम मेला देखने जा रहे हैं, तब तक तुम घर पे ही रहना। और वैसे आजकल तुम बड़ी खुश रहती हो, इसका कारण क्या है? कहीं बाहर मन तो नहीं लग गया तुम्हारा? माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बस भी करो। चलो बेटी। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन शौर्या को उसकी माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। वह बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। माँ ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती है? माँ मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? क्या वह तारा को कभी ऐसा कुछ कहती? शौर्या यही सब सोच सोच कर परेशान हो जाती है और उसका घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसीलिए वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बस चलते ही जा रही थी और चलते चलते वह गांव के नदी किनारे आ पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि नदी किनारे एक सुंदर जोड़ा रखा हुआ था। वह जोड़े को देखकर वह कहती है, अरे वाह, यह वस्त्र कितना सुंदर है। लगता है यह किसी राजकुमारी के वस्त्र है। किसी कारण यह वस्त्र यहीं रह गया होगा। यह वस्त्र कितने सुंदर है, काश मैं भी ऐसे वस्त्र पहन पाती। क्या ये वस्त्र मैं रख लूं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसे कोई ले भी तो नहीं जाएगा और बिना वजह जंगली जानवर भी इसे खराब कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे रख लूं। कभी कभार देख लिया करूंगी और यदि मन किया तो चुपके से पहन भी लिया करूंगी। यही सब सोचकर शौर्या वह वस्त्र अपने पास रख लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है और उसे अपने कमरे में कहीं छुपा देती है। थोड़ी देर बाद तारा और उसकी माँ मेला देखकर घर आते हैं। घर आते ही वह शौर्या से पूछते हैं, सुनो, पूरा दिन तुम घर पर ही थी ना? हाँ तारा, मैं घर पर ही थी। घर पर ही थी तो बाहर के पौधों में पानी क्यों नहीं है? वो आज माली की तबीयत खराब थी, इसलिए वह नहीं आया है। अच्छा, माली की तबीयत खराब थी ना,
तुम तो ठीक थी, तुम भी तो यह काम कर सकती थी। मैं? हाँ तुम कोई राजकुमारी नहीं हो इस घर के राजकुमारी मैं हूँ। तो ऐसे काम करने से पहले सोचा मत करो, यदि कोई नौकर नहीं आता तो वह काम तुम भी कर सकती हो। नहीं नहीं, ये तो अपने आप को महारानी समझती है। देखते हैं कौन से राजकुमार इन्हें लेने आते हैं। न रूप है न गुण है। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन शौर्य को उसकी माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। आज मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मुझे यह सब नहीं सुनना पड़ता। मैंने इतना कुछ किया लेकिन मैं फिर भी माँ की नज़रों में कभी अच्छी नहीं बन पाई। उनके लिए तो बस तारा ही अच्छी है। काश कभी माँ मुझसे भी प्यार करती। काश कोई ऐसा होता जो मुझे प्यार करता, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ देता, मेरे आंसुओं को पोंछता। शौर्य अपनी माँ और बहन की बातों से बहुत उदास हो जाती है। और दूसरी तरफ इस राज्य के सबसे ताकत और शक्तिशाली राजा के बेटे के विवाह का उम्र हो गया था, लेकिन वह अपना विवाह बहुत अलग तरीके से करना चाहते थे। सिपाहियों, एक सभा का आयोजन करो जिसमें इस राज्य के सारे लोगों को, खासकर लड़कियों को आमंत्रित करो, क्योंकि उन लड़कियों में से मुझे जो लड़की पसंद आएगी मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद राजा का एक कर्मचारी सारे गांव में यह खबर पहुंचाता है। सुनो सुनो सुनो। अरे यह कैसा शोर है? राजमानिक ने एक सभा को आयोजित किया है जिसमें इस राज्य के सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए निवेदन है कि राजा द्वारा आयोजित इस सभा में सारे लोग और खासकर लड़कियां उपस्थित हो, क्योंकि उन लड़कियों में से जो लड़की महाराज को पसंद आएगी महाराज उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बनाएंगे। शौर्य यह खबर सुनकर बहुत उत्सुक हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ कभी उसे बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर अपने माँ के कमरे में जाती है, जहाँ तारा भी पहले से उपस्थित थी। तारा भी तैयारियों में लगी थी। मैं एक सुंदर जोड़ा पहन कर जाऊंगी, देखना महाराज मुझे ही पसंद करेंगे। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी को महारानी बनने से भला कोई रोक सकता है? मेरी बेटी इस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की है, अवश्य महाराज उसे ही चुनेंगे। शौर्य उनकी बातें सुनती है और फिर अंदर जाती है। माँ, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के साथ चल लूँ? शौर्य की बातें सुनकर वह दोनों हंसने लगती है। हाँ चलो, वहाँ आए मेहमानों को शरबत पिलाने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि तुम जैसी हो रानी तो तुम्हें कोई बनाने से रहा। वह दोनों सभा में जाने के लिए निकलती हैं। शौर्य उन्हें जाते देख बहुत उदास होती है और उदास चेहरा लिए अपने कमरे में आती है। काश मैं भी शाही सभा में जा पाती। तभी शौर्य की नज़र उसके कमरे में रखे उस लाल रंग के ड्रेस पर पड़ती है। उसे देखते ही शौर्य की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। फिर वह कुछ सोच उस ड्रेस को पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। अद्भुत, यह ड्रेस मुझ में कितना सुंदर लग रहा है। क्या मैं भी उस सभा में चली जाऊं? किसे ही पता चलेगा, तारा और माँ के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर हिम्मत कर शौर्य सभा में चली जाती है। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सभा के सारे लोगों की नज़र उस पर ही टिक गई। यहाँ तक कि तारा और उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाए और राजकुमार तो बस उसे देखते ही रह गए। राजकुमारी शौर्य को देख वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वह राजकुमारी शौर्य के पास जाता है और उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह करता है। शौर्य मुस्कुराकर अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे देती है। उसके बाद वह दोनों थोड़ी देर नृत्य करते हैं। यह सब देखकर तारा बहुत जलने लगती है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शौर्य यह देख लेती है और वह डर जाती है कि तारा कहीं घर ना चली जाए, और अगर तारा ने उसे घर पर नहीं पाया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बस यही सोचकर राजकुमारी शौर्य राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता और वह भी उसके पीछे पीछे जाता है। शौर्य तब तक जा चुकी थी, लेकिन जल्दी में होने के कारण शौर्य की जुत्ती वहीं रह जाती है। सुनो, कल रात किसी लड़की की जूती यहाँ रह गई है। इस जूती को लेकर हमारे राज्य के हर घर में घुमाओ
और सारी लड़कियों को पहनाओ। जिस लड़की के पाँव में यह जुत्ती आ जाए उस लड़की को पूरे इज्जत के साथ हमारे महल लेकर आओ। मैं उसी लड़की को ब्याह कर उसे अपनी रानी बनाऊंगा। जी महाराज। उसके बाद राजा के सिपाही उस जूते को लेकर हर घर में घूमते हैं और गांव के सभी लड़कियों को पहना कर देखते हैं, लेकिन किसी भी लड़की में वह जूता नहीं आता है। उसके बाद वह सिपाही राजकुमारी शौर्या के घर जाते हैं। उन्हें देखकर तारा दौड़ कर आती है और जबरदस्ती उस जूते को अपने पाँव में डालने की कोशिश करती है, लेकिन वह जूता उसमें भी नहीं आता है। फिर अचानक उस सिपाही की नज़र राजकुमारी शौर्या पर पड़ती है। वह शौर्या को बुलाता है, लेकिन तभी तारा की माँ कहती है, अरे नहीं, ये तो उस सभा में भी नहीं आई थी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। उसके बाद राजा के सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और जाकर राजा को यह सारी बातें बताते हैं। यह सुन राजकुमार मानिक खुद शौर्या के घर आता है और शौर्या को उस जूती को पहनने के लिए आग्रह करता है। राजकुमार के आग्रह पर शौर्या उस जूती को अपने पाँव में पहनती है और जैसे ही राजकुमारी उस जूती को पहनती है, वह जूती शौर्या के पाँव में एकदम आराम से आ जाती है। यह देख राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और शौर्या के आगे अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। शौर्या इस बात से बहुत खुश होती है और फिर शौर्या राजकुमार के साथ चली जाती है। शौर्या अब राजकुमार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रही थी और तारा और उसकी माँ को भी समझ आ गया था कि चाहे हम किसी को कितना दुख क्यों ना दे दे, लेकिन किसी से उसके नसीब को नहीं छीन सकते। तो देखा ना आपने, नसीब का लिखा कभी भी नहीं मिटता। जो हमारे नसीब में होता है वो हमें कैसे भी करके मिल ही जाता है। इसीलिए अपने नसीब पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आपके नसीब में होगा वह खुद आपके पास चल कर आएगा। तो ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।